जैसे अब समाज पे प्रभाव हुआ, हमें बताया कि सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए। जैसे अभी जो प्रश्न आप पढ़ रहे थे कि भाई जो गरीबी है, वो गरीबी जो है, जो मानव संसाधन है, उसको कैसे प्रभावित कर रही है। तो यहां पर जो है सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए, सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लोग फिर पढ़ेंगे, जो भी संबंधित मुद्दे हैं। जैसे मान लीजिए मनरेगा पर भी क्वेश्चन आ सकता है, मनरेगा भी पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी पढ़ना चाहिए। इस तरह के जो जो कभी करंट पे मुद्दे चलते हैं, वहां से भी प्रश्न आता है। तो जैसे मनरेगा है, मान लीजिए एक दो एग्जाम्पल लिख दूं। मनरेगा है, जैसे पीएम आवास योजना है, इस तरह के जो पहलू हैं वहां से प्रश्न आता है। या मान लीजिए अंतर संबंधित करके पूछता है, जैसे अभी जो प्रश्न पढ़ रहे थे वो अंतर संबंधित प्रश्न था, वैसे भी प्रश्न पूछता है। जो वर्तमान की जो भी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग को थोड़ा सा वर्तमान में जो योजना है उस पर भी काम करना चाहिए। अब देखिए सामान्य अर्थ पहले समझिए। भाई गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी का मतलब है कि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न कर पाना। इसका मतलब है कि व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वह जो है अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। अब समस्या यह है कि अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग गरीब कहते हैं। और वो जो परिस्थिति है उसको गरीबी कहते हैं, पॉवर्टी कहते हैं। अब वैसे इसमें प्रकार भी आप लोग पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए भारत जैसे विकासशील देश में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कैलोरी नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आप लोग पढ़ते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100। शहरी क्षेत्र के लिए 2100, इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे 2100 है ना, क्योंकि हमको इकोनॉमिक्स तो पढ़े बहुत दिन हो गया ना। हम तो समझाने के लिए सब उदाहरण लाते हैं कि जिससे आपको दिमाग में बैठे पता लगे। पूछा गरीबी क्या है तो वो भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या फायदा पढ़ने से। तो समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब इधर उधर का कहानी वानी जुटा उठा कर सेट करके समझाते हैं, जिससे आपके दिमाग में कुछ जाए कि कम से कम मान लीजिए कुछ न होगा तो 4 लाइन अर्थ तो लिख लेंगे कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा, इतना नहीं कमा पा रहा है कि वो अपनी अपनी जो है रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ठीक तो लिख रहे हैं क्या? गलत है? सही तो है। ये तो हम लोग का भाषा है ना, 20-25 साल से पढ़ाते पढ़ाते हम लोग अपनी भाषा बना रखे हैं। उस भाषा के चक्कर में नहीं जाना, वो तो मैं लिख पाऊंगा। आपको तो उस सेंस को समझना है। आप देखते हैं अब भारत है, तो भारत विकासशील देश है, तो यहां पर हम लोगों ने कह दिया कि भाई 2400 कैलोरी इनको चाहिए। यदि 2400 कैलोरी मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में 2100 कैलोरी मिल रहा है, तो स्थिति इनकी ठीक है, ये गरीब नहीं। उसे कम मिल रहा है तो ये गरीब है। अब यहां पर समस्या यह है कि क्या यही बात हम अमेरिका में लागू कर सकते हैं? तो नहीं। इसका मतलब कि हम लोग गरीबी का जो स्वरूप है पूरे विश्व में एक समान नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि गरीबी को परिभाषित करने के लिए जो है 2 दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाता है। एक तो आर्थिक पक्ष होता है और दूसरा समाजशास्त्रीय पक्ष होता है। तो आर्थिक पक्ष का मतलब होता है कि गरीबी को जो है हम लोग न्यूनतम आय के दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं कि न्यूनतम आय इनकी कितनी है। व्यक्ति को जो है जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितने धन की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान सबके लिए जो है कितना पैसा इनको चाहिए सामान्य रूप से। यदि उससे वो कम प्राप्त करते हैं तो इसका मतलब गरीब है। लेकिन अब समस्या यह है, इसमें भी एक समस्या है कि समय परिस्थिति के अनुसार यह बदलता भी रहता है। भाई मान लीजिए आज के 10 साल पहले मोबाइल का प्रयोग करना जो है जरूरी नहीं था ना। कहाँ मोबाइल चलता था 15 साल पहले। आज मोबाइल भी चल रहा है तो आवश्यकता भी बदल गया, तो समय और स्थान पर आवश्यकता भी बदलेगा।
और दूसरा एक समाजशास्त्री पक्ष भी होता है। समाजशास्त्री पक्ष का मतलब यह है कि एक मापदंड बनाया जाता है और उस मापदंड पर देखने का प्रयास किया जाता है, मापदंड के आधार पर जीवन स्तर को देखने का प्रयास किया जाता है। भाई एक पैमाना बना दिया गया जीवन स्तर का कि ये पैमाना है, और उस पैमाने पर हम देखेंगे कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं। यदि निर्धारित जो हमारा सामाजिक जो मापदंड हमने बनाया है उसके यदि आप नीचे हैं तो हम आपको गरीब कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि एक हमने पैमाना बनाया कि इतना आपको भोजन मिलना चाहिए, इस तरह से आपकी शिक्षा होनी चाहिए, इस तरह से स्वास्थ्य होना चाहिए, इस तरह से आवास होना चाहिए, आपका मनोरंजन होना चाहिए, कुछ खेल कूद भी होना चाहिए। हमने एक पैमाना बना दिया और उस पैमाने पर यदि आप खरे उतरते हैं तब तो हम कहेंगे कि ठीक है स्थिति आपकी। यदि मान लीजिए उससे नीचे आपको मनोरंजन नहीं मिल पा रहा है, हफ्ते में मान लीजिए एक फिल्म नहीं आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए हफ्ते में एक फिल्म आप नहीं देख पा रहे हैं, या सपोज करिए कि आप जो है 10 दिन 15 दिन पर जाकर कुछ कपड़े उपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन जाकर रेस्टोरेंट पे भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे कि आप गरीब हैं। अमेरिका में यही तो माना जाता है। अमेरिका में ऐसे देखा जाता है, अमेरिका में बताया ना कि $10,000 उस दिन समझाया था, $10,000 महीने से प्रति मंथ से कम प्राप्त करने वाला व्यक्ति वहां गरीब है। $10,000 मतलब 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया पर महीने से कम आप प्राप्त कर रहे हैं तो गरीबी रेखा में अमेरिका में देखा जाता है कि गरीब है ये व्यक्ति। हम लोग क्या, हम लोग विकासशील देश है ना, अभी तो बताया कि हम लोग क्या पैमाना क्या है, सुबह शाम भोजन मिल गया, खा लिए और सो गए, बस। ये गरीबी रेखा से ऊपर है। तभी तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी की बात की गई कि हम लोग क्या भोजन मिल रहा है ना 2 समय बहुत है। इतना ही गरीबी का पैमाना, क्योंकि हम लोग का सोच ही इतना ही है। इस बार आप ही लोग पढ़ने आते हैं, पॉलिटी में पढ़ते थे, 25 क्वेश्चन का टेस्ट होता था, किसी का मान लीजिए 22 सही होता, 3 गलत होता था तो डांटता था ना, 3 गलत हो गया। तो आप लोग सोचते हैं, देख रहे हैं ना, 3 गलती पर भी बोल रहे हैं 3 गलती हो गया, अरे 22 सही। आप समझिए 22 सही हो गया तो हमारे समझ से 24 सही होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पूरा में पूरा होगा तब एग्जाम में जाके 1-2 गलती होगा, तब ना गलती होगा। वो तो आप अंतिम दिन भी सिलेक्शन भी हो जाएगा। सुनील भी कहता है कि सर लास्ट जब टेस्ट दिया था उस दिन भी आप हमको समझाए थे कि ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको पॉइंट छोटा छोटा बनाओ। हिंदी माध्यम में टॉप भी किया, तो फोन करके बोला कि सर ये हमको अच्छा लगा कि अंतिम दिन भी जब मैं टेस्ट लिखा तब भी आप हमको डांट लगाए। हमने देखो टीचर के नजर में ये होता है, आदर्श ये रहता है, हम सोचते हैं जितना सुधार हो जाए उतना सुधार हो जाए। हमको क्या पता तुम हिंदी माध्यम में टॉप करने वाले हो, हम तो अपने हिसाब से कमी बताएंगे ही, बताना भी चाहिए। तो बताइए यहां पर जो अर्थ है, भारत में गरीबी का अर्थ अलग होगा, अमेरिका में अलग होगा, जर्मनी में अलग होगा, भूटान में भी अलग होगा, नेपाल में भी अलग होगा। सब लोगों की परिस्थिति अलग अलग है। अभी बताया कि 8 लाख रुपए पर महीने से कम अमेरिका में पा रहे हैं तो आपको गरीब के दृष्टिकोण से देखा जाए कि ये दीनहीन है। हम लोगों की 8 लाख रुपया महीने प्राप्त करने वाला सोचिए मस्ती के साथ घूम रहा है। भाई हमें कहते हैं लगभग 1 करोड़ रुपया साल भर में वो कमा रहा है, ठीक ठाक व्यक्ति है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उसको गरीब थोड़ा ना कहा जाएगा। कोई गरीब कहेंगे तो आप ही को मूर्ख बोलेगा। 8 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, गरीब में आपको नजर आते हैं। आप बोले नहीं अमेरिका के दृष्टिकोण से बोला, अरे अमेरिका छोड़िए, अमेरिका में लोग जो है मान लीजिए जाएंगे पार्टी करेंगे हर हफ्ते, मान लीजिए होटल में जाके खाना खाएंगे हैं। हम लोग की तरह तो है नहीं कि कोई आएगा तब होटल में हम लोग जाएंगे, या मान लीजिए कोई बर्थडे पड़ेगा तब जाएंगे, बाकी दिन तो वही चावल दाल रोटी सब्जी खाना है। मान लीजिए यही तो चलता है हम लोग के यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में, यही तो होता है और क्या।
हमारे बेटी बोलेगी पापा अब कब खाएंगे, हम बोले बेटा अब किसी का बर्थडे पड़ेगा तब ना चलेंगे, बर्थडे पढ़ने दो, इतने 5 बच्चे लोग हैं तो बर्थडे किसी का पड़ेगा ना अभी, हर 2-2 3-3 महीने पड़ता ही किसी का, रुक जाओ। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, लेकिन अमेरिका में तो ये नहीं चलेगा ना। अर्थ लिखिए, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न कर पाना, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न कर पाना, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न कर पाना अर्थात व्यक्ति की आय इतनी कम होती है, अर्थात व्यक्ति की आय इतनी कम होती है कि वह आवश्यक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, व्यक्ति की आय इतनी कम होती है कि वह आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, लेकिन आवश्यकता परिस्थितिजन्य है, लेकिन आवश्यकता परिस्थितिजन्य है, लेकिन आवश्यकता परिस्थितिजन्य है, आवश्यकता परिस्थितिजन्य है। जैसे भारत में कैलोरी के रूप में गरीबी को देखा जाता है, भारत में कैलोरी के संदर्भ में गरीबी को देखा जाता है, लेकिन अमेरिका फ्रांस में सोशल स्टेट, अमेरिका फ्रांस में सामाजिक स्तर के संदर्भ में देखा जाता है, सामाजिक स्तर के संदर्भ में देखा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार 60% ना लगभग, भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार, अच्छा हाँ ठीक ठीक 60 नहीं 50 ब्रैकेट में 51.9, इसके बाद झारखंड 42%, यूपी 37 और सबसे कम गरीबी केरल 0.7%। एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। यूपी का लिखवा दिया कि पीटीओटी देने जाएंगे तो पूछेगा, अभी यूपी पढ़ेंगे तो फिर लिखना ही पड़ेगा। केरल 0.7%, बिहार 51.9%, झारखंड 42%, यूपी 37 और सबसे कम केरल 0.7%। ठीक है, अब समझिए, अब ये जो गरीबी है, गरीबी का जो संदर्भ है, तो जैसे अभी मैं बता रहा था, एक तो आर्थिक, उसी को समझाने जा रहा हूं, आर्थिक स्तर, अच्छा बाद में आए हैं ना, ये तो मैं खुद, एक हमारे मित्र हैं अनुज जी इलाहाबाद वाले, तो पहले वही सब वहां पर हम लोग देखते थे, तो वो बेचारे आ गए, अब बिना बताए आ गए। ये तो हम बोलते हैं आया करी तो हमको फोन कर दिया करी, एकदम अब 1-5 बज रहा है, कोई आएगा तो भाई 5 मिनट तो समय देना ही पड़ जाता है, क्या करें। उसमें बोलता हूँ क्लास के टाइम मत आया करिए, हमसे मत मिला करिए, क्लास का मतलब क्लास, फिर उसमें इधर उधर क्या होगा। अब गया हूँ छोड़ के, देखा हूँ बैठे हम, अब तो मामला गंभीर हो गया। आर्थिक स्तर और दूसरा जो है समाजशास्त्रीय स्तर, समाजशास्त्रीय स्तर, मतलब गरीबी का जो स्वरूप है, गरीबी का जो संदर्भ है, वो दो संदर्भ है, आर्थिक और दूसरा जो है समाजशास्त्री।
अब आर्थिक संदर्भ का मतलब ये हुआ कि अभी जो मैं बता रहा था कि न्यूनतम आय के रूप में गरीबी को देखना। इसी के नीचे 4 लाइन लिख दीजिए अपने समझने के लिए। न्यूनतम आय के दृष्टिकोण से गरीबी को देखना, 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 अर्थात व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए, व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए, व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितने धन की आवश्यकता है, कितने धन की आवश्यकता है। यदि उससे कम प्राप्त करता है, यदि उससे कम कमाता है, उससे कम प्राप्त करता है, लिखिए कमाना संक्षिप्त हो जाएगा ना, उससे कम जो है उससे कम प्राप्त करता है तो उसे गरीब कहा जाएगा। लेकिन समय तथा स्थान पर यह आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, समय तथा स्थान पर यह आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, समय तथा स्थान पर यह आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि सरकारी नौकरी में भी ए बी सी डी ई 5 तरह की श्रेणियां निर्धारित की गई कि आप कहां पर नौकरी करते हैं, उसके हिसाब से जो है होम अलाउंस मिलता है। जैसे नोएडा में आप नौकरी कर रहे हैं, गाजियाबाद में कर रहे हैं, कानपुर, बनारस, लखनऊ कर रहे हैं, इस तरह के शहरों में यदि आपकी पोस्टिंग है तो आपको जो है आपका भत्ता ज्यादा होता है। आपको जो हाउसिंग अलाउंस है, आवास जो भत्ता है, वो ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपका 1.5 लाख रुपया सैलरी है तो आपको कम से कम 30,000 रुपया मिलेगा, 30-35,000 रुपया मिलेगा। तो या तो 30,000 रुपये 35,000 रुपये ले लीजिए सरकार से, या तो सरकारी आवास ले लीजिए। अब सरकार दोनों विकल्प देती है कि या तो 30,000 रुपये ले लीजिए या तो सरकारी आवास ले लीजिए। तो सरकारी आवास लेने में ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अब गाजियाबाद में चाहे मान लीजिए लखनऊ में 30,000 रुपये में रेंट पर क्या मिलेगा। गाड़ी भी रखना है, ड्राइवर भी रखना है, 2 लोग मान लीजिए रहेंगे भी, खाना वाना बनाने वाले इधर उधर, वो भी रखना है। तो सबका व्यवस्था कैसे बनेगा। और जो सरकारी क्वार्टर होता है 4 रूम का होता है, 2-3 रूम और साइड में बने रहते हैं, बड़ा सा लान भी होता है, देखे होंगे, उसी में अपना फल उल भी, अरे सब्जी वब्जी भी बोल दिया जाता है। कोई खाली बैठा हुआ है तो बोल दिया जाता है उसी में सब कर लो है। हाँ, उसी में अपना टमाटर इधर उधर सब अपना होता रहता है, उसी में से तोड़ के चलता रहता है मिर्चा। अब हरा मिर्चा खाना है तो मार्केट थोड़ी ना है, अगर वहीं 4 पौधा लगा दो यार, उसमें कौन सी बात है। तो अच्छा भी लगेगा, हरियाली भी रहेगा, ताजा हरा मिर्चा भी खाएंगे, धनिया पत्ती बो दो, पुदीना बो दो, उसमें कौन सी बात। उतना बड़ा तो लान रहता है। लखनऊ में भी खूब बड़े बड़े मकान हैं, तो हमें कहते हैं वो सस्ता पड़ा ना, इसलिए व्यक्ति बोलता है कि नहीं, हाउस अलाउंस नहीं चाहिए हमको, मकान ही दे दीजिए, उससे सुरक्षित भी व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब मान लीजिए 20 श्रेणी वाले आप शहर में हैं तो आपको कम मिलेगा, 30 श्रेणी में है तो कम मिलेगा। अब हाथरस में पोस्टिंग आपकी है, चाहे मान लीजिए मऊ में है, और चाहे मान लीजिए इस तरह से पिछड़े क्षेत्रों में आपका पोस्टिंग है, तो वहां पर सी श्रेणी में आता है, कम पैसा मिलेगा, 15,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि वहां 30,000 रुपया आपको नहीं मिलेगा। तो इसे बताया कि आर्थिक स्तर परिस्थिति जन्य है कि कहां पर नौकरी कर रहे हैं, बड़े शहर में नौकरी कर, मेट्रोपॉलिटन सिटी में कर रहे हैं कि कहां कर रहे हैं। दूसरा है समाजशास्त्री स्वरूप। समाजशास्त्री स्वरूप का मतलब है वो जो अभी बताया कि सोशल स्टेटस, कि हफ्ते में 1 दिन होटल में खाना खाने जाना है, 1 दिन फिल्म देखने जाना है, 10 दिन पर कपड़ा खरीदने जाना है। हम लोग क्या, हम लोग मान लीजिए कपड़ा खरीद लिया, साल भर तक चल रहा है, यही तो चलता है सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में। कौन कपड़ा, हम तो एक ही बार खरीद लिए, 2-4 पैंट 2-4 शर्ट चल रहे।
देखा जाएगा फिर बाद में। उससे भी हमको कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, बस ये है कि अपना ठीक ठाक रहना चाहिए, बस इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। हम ना गाड़ी खरीदने का शौक है ना वो खरीदने का शौक है। गाड़ी खरीदा गया 10 साल चलेगा, 10 साल के बाद बेच के दूसरा गाड़ी खरीदा जाएगा, काम खत्म हो गया। अभी नहीं कि दूसरी गाड़ी देख रहा हूँ कि 1 करोड़ की 10 लाख, मुझसे कोई मतलब ही नहीं। हमारा सिंपल लाइफ स्टाइल, क्या मतलब हमसे? हमारी गाड़ी सही है ना, टायर ट्यूब नया, 50,000 किलोमीटर हुआ बदल डालो, नया लगा लो, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तभी बताइए, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का मतलब कि सोशल स्टेटस आपका क्या है, तो उसमें लिख दीजिए 2 लाइन। समाज के मापदंड के आधार पर, समाज के मापदंड के आधार पर जीवन स्तर को देखने का प्रयास करना। समाज के मापदंड के आधार पर जीवन स्तर को देखने का प्रयास किया जाता है, जीवन स्तर को देखने का प्रयास किया जाता है। अर्थात यदि निर्धारित सामाजिक मापदंड से, अर्थात निर्धारित सामाजिक मापदंड से, निर्धारित सामाजिक मापदंड से नीचे, निर्धारित सामाजिक मापदंड से नीचे व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है तो वह गरीब है। नीचे व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है तो वह गरीब है। इसमें भोजन, शिक्षा, इसमें भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, परिवेश, मनोरंजन, परिवेश, कपड़े, सभी चीजों को शामिल किया जाता है। सभी चीजों को शामिल किया जाता है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं बताया कि ये जो सामाजिक स्तर वाला सिस्टम है वो भारत में नहीं है। भारत में आर्थिक वाला पहलू है, वही भोजन वाला जो बताया 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, बस हम लोग अभी इतने में ही चल रहे हैं। चाइना में सबके घर में फ्रिज होना चाहिए, सबके पास मकान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अलग चीज लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया है सबको रोजगार होना चाहिए, सबको सरकार रोजगार देगी, सबको आवास देगी, स्वच्छ पर्यावरण देगी, सबको शिक्षा देगी, ये सरकार का काम है। ये फंडामेंटल राइट है कि आपके पास आवास नहीं है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट सरकार को सीधे आदेश देगा कि इनको आवास दीजिए, इनके पास नहीं है। वहां पर कोई उस तरह से नहीं चल रहा है। जो भी वहां दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं वो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं, कंपटीशन होगा, जहां पर आपका भर्ती होता है जाके पढ़िए, फीस उसका कोई चक्कर नहीं, फीस उसका लफड़ा वहां नहीं है। ये हम लोग क्या सब सिस्टम चलता है, बाहर के लोग पढ़ेंगे तो लोग फीस देंगे, अपने नागरिकों के लिए कोई फीस नहीं। खैर जनसंख्या कम है, हम लोग की तरह जनसंख्या होता तो फिर तो दिक्कत ही आ जाता। अब जैसा देखिए, अब यहां पर जो गरीबी है, गरीबी का जैसा प्रकार भी सुन लीजिए, उस पढ़ते तो होंगे ही आप। चलिए बनाइए, पढ़ा देता। एक तो जैसे एब्सोल्यूट पावर्टी होता है, एक ह्यूमन पावर्टी होता है, और तीसरा जो है रिलेटिव पावर्टी होता है। पूर्ण गरीबी, ह्यूमन पावर्टी मतलब मानवीय गरीबी, मानवीय गरीबी और सापेक्षिक गरीबी। यही, अरे इसी को तो निरपेक्ष गरीबी कहा जाएगा। निरपेक्ष मतलब पूर्ण,
उसी को निरपेक्ष लिखिए चाहे एब्सोल्यूट लिखिए चाहे पूर्ण लिखिए, एक ही बात है। दो दो लाइन जानना है, क्योंकि ये सब जानेंगे तब तो आगे कुछ शुरू करें। पहले अर्थ ही नहीं जानते हैं, प्रकार ही नहीं जानते हैं, स्वरूप ही नहीं जानेंगे, फिर क्या पढ़ाएं? जोड़ घटाना गुणा भाग आए तब तो मैथ कुछ पढ़ाऊं। पता कि जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए हमने कुछ लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि जोड़िए, तो अरे तो ये सीधा नहीं लिखेंगे क्या? तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि अब जब यही नहीं समझेंगे तो फिर क्या 3 डायमेंशन पढ़ाऊं, क्या 2 डायमेंशन पढ़ाऊं? पता है रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं, जोड़ घटाना आ नहीं रहा है। कुछ जाने तब तो ABCD। अब जैसे देखिए, पूर्ण गरीबी का मतलब यह है कि जो सामान्य जीवन चलता है, सामान्य जीवन की आवश्यकता जुटाने के लिए साधनों का अभाव। जब व्यक्ति जो है जो जीवन निर्वाह है, जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। जीवन निर्वाह का मतलब हुआ कि भाई 2 टाइम भोजन मिल जाए, आवास हो जाए, कम से कम मान लीजिए गर्मी हो तो पंखा उंखा डोलता रहे, कुछ बच्चा लोग कम से कम स्कूल में पढ़ ले, ये जीवन निर्वाह हुआ ना कम से कम। तो मान लीजिए ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे, कि जहां सामान्य जीवन चलाना भी समस्या हो गया। सामान्य जीवन की आवश्यकता जुटाने के लिए जब साधन न बन पाए तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे आप लोग। अब चूंकि हमको आगे पढ़ाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के बेस बना रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे पूछेगा गरीबी से क्या समझते हैं, और फिर उसमें लिंक जोड़ेगा कि भारत में गरीबी जो है केवल आर्थिक कारकों से नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक कारकों से जो है जटिल बनती जा रही है। एक दो दो लाइन लिख दीजिए, इसी के नीचे 2 लाइन लिखिए। सामान्य जीवन की आवश्यकता जुटाने के लिए, सामान्य जीवन की आवश्यकता जुटाने के लिए, सामान्य जीवन की आवश्यकता जुटाने के लिए साधनों का अभाव। सामान्य जीवन की आवश्यकता जुटाने के लिए साधनों का अभाव, अर्थात जब व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए, जब व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, दूसरा बात देखिए, देखिए सब लोग अपना जो है टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप चैनल है उससे अपना उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई सूचना होगा तो हम लोग उसी पर देते हैं। आप लोगों का क्लास नहीं होगा, सूचना मिल गया था ना, तो बस चलते समय क्लास से पहले एक बार देख लिया करिए। वैसे सामान्य रूप से छुट्टी नहीं होता है, उस दिन कोई कोचिंग नहीं खुला था, सब कोचिंग बंद था। फिर शाम को 8 बजे निर्णय लिया गया कि क्या फायदा अकेले कोचिंग खोलने से, तो कोई कोचिंग खुला ही नहीं है, सब बंद था ना उस दिन। अब देखिए मानवीय गरीबी का मतलब होता है कि जो औचित्यपूर्ण मानवीय जीवन जीना है। औचित्यपूर्ण मानवीय जीवन का मतलब यहां पर यह हुआ कि जो मूलभूत आवश्यकता है उसका दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। मूलभूत आवश्यकता का दायरा बढ़ गया। जैसे अभी मैं बताया कि मान लीजिए पंखा चल रहा है, अभी 50 डिग्री टेम्परेचर, तो पंखा चला के क्या करेंगे? कूलर तो कम से कम लग जाए, पंखा क्या करेगा 50 डिग्री टेम्परेचर में? मान लीजिए हमें कहते हैं कम से कम व्यक्ति जो है 1 गिलास दूध तो उसको मिल जाए, कुछ फल तो मिल जाए, चावल दाल खा के कितना खींचेंगे? तो हम कहते मान लीजिए
ये तो समस्या आ गया है ना। तो ये जो मानवीय गरीबी है उसमें केवल यह है कि जो न्यूनतम आवश्यकता है उसका दायरा बढ़ जाता है। लिख दीजिए इसके नीचे, मानवीय गरीबी में इसमें मूलभूत आवश्यकता का दायरा व्यापक हो जाता है। इसमें मूलभूत आवश्यकता का दायरा व्यापक हो जाता है। मूलभूत आवश्यकता का दायरा व्यापक हो जाता है। मूलभूत आवश्यकता का दायरा व्यापक हो जाता है, अर्थात औचित्यपूर्ण औचित्यपूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए, औचित्यपूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए, औचित्यपूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन नहीं जुटा पाता। औचित्यपूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन नहीं जुटा पाता। मतलब औचित्यपूर्ण जीवन, अब 50 डिग्री टेम्परेचर है, पंखा चल रहा है, क्या चला रहे हैं, बंद कर दीजिए वो भी। मान लीजिए हम कहते हैं, नहीं मैं बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए हम लोग बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए पंखा चलेगा तो क्लास चल ही जाएगा, लेकिन औचित्यपूर्ण क्या है कि अब ह्यूमिडिटी हो रहा है पता, लेकिन पंखा चलेगा, पसीना हो रहा है, हम भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ठीक है एसी उसी जरूरत है। अब कोई कहे कि नहीं देख रहे हैं ना, एसी उसी चलाकर जो है, एसी औचित्यता है। अब मैं भी मान लीजिए सोता हूँ, ठीक है, पर हमारा 25 पर ही एसी चलता है, कोई बात। अब कोई गांव से व्यक्ति आएगा, भैया बोलेंगे देख लीजिए, आपको तो कोई दिक्कत है नहीं। उनको क्या समझाऊं कि सुबह से लेकर शाम तक थका हूं, हम उसको रात में 6 घंटा सोने तो दो यार चैन से। मैं तो कैसे पढ़ा पाऊंगा, रात में पता लगे कि लाइट नहीं है, इधर नहीं है, कि मच्छर काट रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, क्लास में आके पता लगे ऐसे ऐसे कर रहा हूं, हो गया ना, पढ़ा लिए ना। तो मान लीजिए सापेक्षिक गरीबी समझिए। सापेक्षिक गरीबी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए भाई, जो उच्च क्लास का व्यक्ति है, जो निम्न क्लास का व्यक्ति है, सबका औसत निकाल दीजिए, एक औसत आय निकल गया। यदि औसत आय से नीचे हैं तो आप सापेक्षिक रूप से गरीब हैं, और औसत आय से ऊपर हैं तो ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? इसमें जो है इसका संबंध जो है एक प्रकार से आय वितरण से देखा जाता है कि आय वितरण कैसा है, कि जो उच्च आय वाली जो जनसंख्या है उसका जीवन स्तर कितना खर्चा हो रहा है, और जो निम्न आय वाली जनसंख्या है उसको सबका मिलाकर एक औसत निकाल दिया जाता है। और औसत से नीचे जो व्यक्ति है वो रिलेटिव पॉवर्टी में गरीब है, जो ऊपर है ठीक है। तभी उसमें जा नहीं रहा हूं, उसमें जा नहीं रहा हूं, क्योंकि वो टेक्निकल इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, हमको पढ़ाना है दूसरा चीज, हमको सोशल एस्पेक्ट में चर्चा करना है। लेकिन समस्या है कि अभी कोई बीच में पूछेगा, मान लीजिए कुछ लिखवाऊंगा सापेक्षिक गरीबी, तो आप बोलेंगे क्या होता है, तो उससे हम ही पहले बता दे, चाल रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिए। समाज की औसत आय, समाज की औसत आय को देखने का प्रयास किया जाता है, समाज की औसत आय को देखने का प्रयास किया जाता है। यदि औसत आय, यदि औसत आय से कम, औसत आय से कम प्राप्त करता है, औसत आय से कम प्राप्त करता है, तो वह सापेक्षिक रूप से गरीब है, तो वह सापेक्षिक रूप से गरीब है। तो वह सापेक्षिक रूप से गरीब है।
अर्थात आय के वितरण के संदर्भ में देखना, ये तो मतलब निकला, आय के वितरण के संदर्भ में देखना। जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया ना कि देश की जो उच्च आय वाली जनसंख्या है उसका जो जीवन स्तर है उसकी तुलना जो है निम्न आय वाली जनसंख्या के जीवन स्तर से करना। उच्च आय वाली जनसंख्या की तुलना निम्न जीवन स्तर के आय से करना, और जो एवरेज निकलेगा, चाहे परिवार का एवरेज निकलेगा चाहे व्यक्ति का एवरेज निकलेगा, तो परिवार की जो आय है समाज के औसत आय से यदि कम है तो सापेक्षिक रूप से वह व्यक्ति गरीब है या परिवार गरीब है, और यदि उससे ऊपर है तो ठीक है। देखिए ये सब छोड़िए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसीलिए टेक्निकल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर वो मामला फंस जाएगा। हम लोग का विषय वस्तु नहीं, ये सब नहीं है, ना तो पूछेगा इसमें, वो तो योजना पूछेगा। अब देखिए यहां पर कारक, चलिए तो मैं अभी बताया कि जैसे गरीबी का जो कारक है, अब मैं बताया कि जैसे हम लोगों को क्या करना है कि कुछ सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है, राजनीतिक कारक है, तो सबको अलग अलग करके पढ़ना है, केवल पॉइंट लिख लेना है। व्याख्या तो मैं नोट्स में खूब किया हूं। किसी के पास नोट्स है 2 नंबर? अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। तो सामाजिक जो कारक है, पहले सामाजिक कारक पढ़ते हैं। सामाजिक कारक एक 2 नंबर सोशल जस्टिस का नोट दे दिएगा, इस पैरल वाला यहीं पे रखा होगा। सामाजिक कारक का मतलब यह है कि जो हम लोग के यहाँ समाज व्यवस्था है, अब मैं उसमें जो है जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार व्यवस्था है, जैसे संयुक्त परिवार व्यवस्था है, अब संयुक्त परिवार व्यवस्था है, बोलिए। प्रभाव, प्रभाव लिखना है, अभी प्रभाव लिखवाऊंगा। क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं पूछता है। भारत के विकास में तो जो समाज पे प्रभाव पड़ेगा तभी, हाँ, वही मान लीजिए उसको जोड़ के लिखना है कि कैसे समाज को प्रभावित कर रहा है, समाज के विकास को कैसे प्रभावित कर रहा है, वही चीज लिखना है। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं, और जिस दिन बन जाएंगे उस दिन भी बोलूंगा, सिलेबस अच्छा से पढ़िए, सिलेबस अच्छा से पढ़िए बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिस दिन आप सिलेबस अच्छा से पढ़ लिए ना, चाहे वो आपका इतिहास हो, और चाहे वो आपका संस्कृत हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे कुछ भी पढ़िए। मैं आपको मान लीजिए जीएस पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ करता थोड़े ना हूँ, एक लाइन से चुपचाप ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ बस, और क्या कर रहा हूँ। और उसमें दिमाग मत लगाइए, जैसे गरीबी पढ़ना है, गरीबी का सामान्य चीज पढ़िए, जो योजनाएं चल रहा है उसको पढ़िए, तो जोड़िए घटाइए, इतना ही क्वेश्चन आना है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा टॉपिक छोड़ देंगे। अब गरीबी पढ़ रहे हैं तो आपने ये बताइए गरीबी पढ़ ली, 2 4 5 जो योजनाएं चल रही हैं, अब विश्वकर्मा योजना नहीं पढ़ेंगे, पीएम आवास योजना अब आएगा तो आप बोलेंगे कि उल्टा इधर पूछा, क्या उल्टा इधर पूछा, आपका सिलेबस था, पढ़ना चाहिए था। मनरेगा हो गया, ये सब तो आता ही क्वेश्चन। अब जैसे देखिए, अब एक एक चीज समझाता हूं। पहला है संयुक्त परिवार व्यवस्था। ये बताइए कि अब उस तरह का तो चीज नौकरी नहीं रह गई ना भाई। हमें कहते हैं पहले नौकरी होती थी,
एक लोग कमाता था, 9 लोग खाते थे, उसको बोलते थे नौकरी। नौकरी के बाद चाकरी हो गई, एक लोग कमाता था, 4 लोग खा रहे हैं। फिर हो गया, चाकरी के बाद हो गया जो है, मान लीजिए, अरे नहीं, जैसे, अरे क्या बोलते हैं, वो जो नवीन वाजपेयी जी जो चीफ सेक्रेटरी रहे यूपी में, तो हम लोग उस समय में ट्रेनिंग कराया करते थे, तो वही बताए, तो सर का याद आया। नौकरी, चाकरी, एक होता है वेतन, एक और शब्द का प्रयोग होता है कुछ, अभी याद आया तो बता दूंगा। एक वेतन और भी कुछ होता है, नौकरी, चाकरी, वेतन, तनख्वाह, तनख्वाह। तो वाजपेयी सर बोलते थे, पहले सरकारी नौकरी होती थी, नौकरी का मतलब एक व्यक्ति परिवार में कमाता था, 9 लोग मजे से खाते थे, कहीं कोई समस्या नहीं। चाकरी, तो चाकरी जो है, एक लोग व्यक्ति कमाता है, 4 लोग खाते हैं, तो नौकरी से फिर चाकरी हो गई, और फिर चाकरी से तनख्वाह हो गया, कितना कमाते हैं कि तन को लग जाएगा, अपना तन का सब जो है आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगा, और धीरे धीरे वेतन में कन्वर्ट हो गया कि जो तन को भी न लगे, इतना पैसा पाते हैं कि वेतन, तन का भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाता है, मजाक में कहते थे। तो मैं बता रहा था, संयुक्त परिवार व्यवस्था का मतलब कि वही एक व्यक्ति कमा रहा है, 10 लोग खाने वाले हैं, तो फिर तो गरीब परिवार होगा ही ना, कितना वो व्यक्ति क्या करेगा अब अकेले। बस पॉइंट लिख दीजिए, व्याख्या मत लिखिए, मैं 15-15 पॉइंट सब में लिखवा दूंगा। दूसरा बात लिखिए, जाति व्यवस्था आबलिक धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था आबलिक धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था आबलिक धर्म व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था धर्म व्यवस्था का मतलब ये है कि अब देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने व्यवसाय को जाति और धर्म से जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि गांव देहात में क्या है कि पंडित जी हैं तो मछली पालन नहीं करेंगे, मान लीजिए चिकन की दुकान नहीं खोलेंगे, मान लीजिए हम चिकन की दुकान खोल लें, मटन की दुकान खोल के बैठे, अब मान लीजिए आइए, या गांव का कोई व्यक्ति आ गया, तो मालूम है बोलेगा अरे अब इतना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना त्रिपाठी जी चिकन बेच रहे हैं, मान लीजिए आप आए, कितना किलो, 2 किलो, अभी काट के देता हूँ, ये लीजिए। ये बताइए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए, हम लोग को सोचना चाहिए कि हम जो है ये बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मछली बेच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है। जिसमें बताया ना कि गांव में हमारे तालाब है बड़ा सा, तो मैं ऐसे उसको ठीक ठाक करवाया, मनरेगा में भी काफी उस पर काम हुआ, हम ऐसे गए तो हम बोले कि ऐसा है ना, इसमें मछली ला के डलवा देते हैं, लोग नाराज हो गए। फिर आए शाम को, बोले कि आपसे आशा नहीं था इस, हम बोले क्या हुआ, बोले तालाब ठीक है लेकिन उसमें मछली पालन करवाएंगे, अब यही रह गया है। तो हम बोले मैं मछली खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मछली पालन होगा, उससे 2 पैसा इनकम होगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोले नहीं, मत ये सब करवाइए, आपके पिताजी चले गए, एकदम अब अति अब आप कर रहे हैं। पिताजी अब पिताजी थोड़ा सा दूसरे टाइप के थे, तो हम बोले ज्ञान दी कोई बात नहीं, भाई नहीं मछली पालन मत करवाइए, अब ये सब इतना बढ़िया तालाब है, उसमें हम लोग मछली पालन हो जाएगा, बढ़िया मछली मंगवा देता हूँ, उसमें डलवा दीजिए, मछली हो जाएगा, बेचिएगा आप लोग आराम से, कोई दिक्कत थोड़ा, 10-5 लोग को लगा देता हूँ। तो हम लोग के यहाँ जो व्यवसाय है उसको जाति धर्म से देखकर जोड़ना, इसके कारण भी हम लोग गरीब रह जाते हैं, ये काम नहीं करेंगे, ये काम हमारा नहीं है। अरे उसको व्यवसाय समझिए,
उसको व्यवसाय के रूप में लीजिए। इसी प्रकार से नंबर 3, शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति पढ़ाई बताई आपको कि हम लोग क्या जो शिक्षा व्यवस्था है, भाई शिक्षा का 2 उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा हो कि कोई भी काम कर सके, और दूसरा चीज कि शिक्षा के माध्यम से अच्छा व्यक्ति बन सके। तब हम लोग क्या मान लीजिए शिक्षा, ठीक है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस एमए किए, एमफिल किए, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं ना अच्छा से, मान लीजिए आप लोगों को पढ़ा तो रहा हूं कम से कम। अब एमए करके भी कुछ पढ़ा नहीं पा रहे हैं, भूल गया, कौन सी पढ़ाई पढ़े जो भूल गया सब। भाई मान लीजिए अच्छा से आप मैथमेटिक्स से एमएससी किए, तो कहीं भी अच्छा से मैथ पढ़ा सके। आजकल तो इतना डिमांड है साइंस वाले लोगों कि साइंस वाले लोग अपना 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा देते हैं, तब भी 10-20 हजार रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें कहते मान लीजिए साइंस साइंस पढ़े हैं, तो फिर उसका तो सदुपयोग होना ही चाहिए। छोटा मोटा नौकरी से तो बहुत अच्छा है वो सब चीजें। तो अब हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था है वो उस तरह से नहीं है। अब फिर जैसे मैं बताया, स्वास्थ्य की परिस्थिति नंबर 4। ऐसे हेडिंग बस लिख दीजिए, व्याख्या सब लिख रखा हूं इसलिए बुकलेट मंगाया दिखाने के लिए। देखिए ज्यादा पढ़ना होगा, भारत में निर्धनता के कारण, तो देखिए जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अशिक्षा, स्वास्थ्य का निम्न स्तर, ऐसे लिख लिख के सबकी व्याख्या लिखा हूं। ज्यादा पढ़ना होगा तो पेज नंबर 157 साइड में लिख दीजिए, पेज नंबर 157। नोट्स तो ले लिए थे ना, तो ले लिए थे तो उसको देख डालिएगा। इसी प्रकार से स्वास्थ्य की परिस्थिति का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग क्या पर्यावरण दूषित है, या मान लीजिए स्वच्छ पेयजल नहीं है। अब मान लीजिए पेयजल से ही हम लोग के यहाँ जो है 70-80% बीमारी होती है, तो स्वच्छ पेयजल नहीं होगा तो मान लीजिए हमेशा बीमारी रहेंगे ना, ये भी तो एक लफड़ा हो गया। मान लीजिए पर्यावरण दूषित है तो कुछ ना कुछ समस्या लगा ही रहेगा। इसी प्रकार से जैसे बताया कि हम लोग के यहाँ जो है घनी और गंदी बस्तियां शहरों के आसपास बनती हैं, और उस गंदगी के कारण भी तो समस्या आती है कि नेहरू बिहार गांधी बिहार में रह लिए तो आधा तो ऐसे ही शरीर खत्म हो गया आपका। नहीं, वैसे ही खत्म हो गया, नहीं संभाल कर रहेंगे तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम वहां पर रहते हैं तो जाके थोड़ा पार्क उर्क में टहल लिया करिए। एकदम कमरे में बैठे बैठे पता चले कि जो है स्थिति खराब हो गया। लिखिए अगला पॉइंट, घनी तथा गंदी बस्तियां ब्रैकेट में शहरों में, घनी तथा गंदी बस्तियां ब्रैकेट में शहरों में, हाँ मलिन बस्ती, मलिन बस्ती। इससे क्या देखिए अब देख रहे हैं कि मान लीजिए वही जो बताया हूं कि इतनी ज्यादा जो है गंदगी है, कभी बरसात हो जाता है तो देखिए किस तरह से लोग चल रहे हैं उसमें मान लीजिए, देखते तो क्या क्या स्थिति हो जाता है एकदम। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, कि यूपी बिहार में महिलाओं को नौकरी नहीं करने देंगे, महिलाओं को नहीं पढ़ाएंगे, तो ये भी तो गरीबी का कारण हो गया कि आप कुछ कर सकते नहीं। अब महिला जब पढ़ी लिखी है तो उसी को नौकरी करने दीजिए, आप ही घर पे झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन कर लीजिएगा, खाना वाना बना लीजिएगा, जब नहीं पढ़ पाए तो। नहीं हम कहते क्या दिक्कत, हमारा एक जो है मामा का एक लड़का है, नहीं पढ़ पाया, वो होगा 10th या 12th जो भी पास होगा, उसकी मिसेज जो है डिग्री कॉलेज में लेक्चर वहीं बलिया में है। तो ऐसे में गया था तो मिलने, तो गया तो देखा कि घर पे अपना अकेले था, कोई काम उम नहीं करता है, क्या करेगा। तो हम बोले कि तुम कहीं काम उम करते कुछ, बोले भैया काम क्या करें बताइए ना, अब कहीं 10-15 जाके नौकरी करेंगे क्या फायदा है, अब 1.5 लाख रुपया ये पाती हैं, 1.5 लाख रुपया पाती हैं, हम इनको कोई काम उम नहीं करने देते हैं।
हम घर की सब व्यवस्था देख लिए हैं, अपना जो भी साफ सफाई करना, बर्तन धुलना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, नहलाना धुलाना, सब काम मैं करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि हम किसी को बुलाएंगे तो पैसा लगेगा, तो सब काम मैं करके ठीक रखता हूँ। 1.5 लाख रुपया इनकी सैलरी है, आराम से, कोई समस्या है नहीं, हमारा जीवन बढ़िया से चल रहा है। बस भगवान से बनाता हूँ कि ये स्वस्थ रहें, अपना स्वस्थ होकर अपना आए जाएं, बस स्कूल में कॉलेज में अपना, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए हम कहते हैं मस्त आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कहते ठीक है। अब गांव के लोग उसको, मान लीजिए घर के लोग बोलते हैं अरे जानते हैं उसका बड़ी स्थिति खराब, मैं उसको ठीक मानता हूं, खूब अपना स्वस्थ है, खा पी के अपना मस्त एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलते भैया गांव के लोग चाहे जो भी कहें, अब मैं उस लायक नहीं पढ़ पाया, तो भगवान ने सोचा कि भाई एक आदमी को तुम्हें दे दें। ये तो हम लोग की मानसिकता में द्वंद है ना, तो मानसिकता में गड़बड़ी है ना। जैसे मान लीजिए, लिख दीजिए, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, ऐसे केवल हेडिंग लिख के 2-2 लाइन लिख देंगे तब भी हो जाएगा, 10-15 पॉइंट लिखवाता हूं। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था। फिर देखिए कर्मकांड, कर्मकांड में अपव्यय, कर्मकांड में अपव्यय, पता नहीं कोई मर गया, 5 लाख रुपया खर्चा हुआ, जीते जी भी ले गए, मरने के बाद भी ले गए, कर्मकांड में अपव्यय। भाई हमें कहते हैं कि देखते तो हैं गांव देहात में, अब कर्मकांड बेचारा कर रहा है, उसके पास नहीं पैसा है, लेकिन उसको पूरा कोरम पूरा करना ही पड़ेगा, कहीं से लाए वो, है कि नहीं, ये बताइए। अब उससे भी तो गरीबी हो गया, 10 लाख रुपया कर्जा ही ले लिया। फिर इसी प्रकार से जैसे मैं बता रहा था कि जनसंख्या वृद्धि, उसको भी जोड़ सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि, या इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए सामाजिक कारक लिख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार, फिर मान लीजिए कोरोना संकट के कारण समस्या, उसने भी तो झटका दिया, कोरोना संकट, ठीक है। हाँ एकदम लिख सकते हैं, लिख दीजिए, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, हाँ वो तो हर एक साल आ रहा है वहां, इस बार ज्यादा है, पिछली बार भी ज्यादा था, कोई कोसी नदी वाला। अभी लोग बताइए कौन सा संधि समझौता करते हैं लोग, कौन सा काम करते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या हम लोग क्या, बस कागजी काम होता है। मेट्रो में प्रचार करने पे नहीं, मालूम कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट बनाना है, कि कहीं बाढ़ आया तो वहां का पानी हम तुरंत दूसरे का ट्रांसफर मार देंगे। पानी का मतलब यहाँ एक्चुअली जल जो है ना, बताइए आप ही किस सूची का विषय है, लोग ये बताएंगे, बोलिए जल्दी से, बढ़िया रटाई की है, राज्य सूची। अभी ये बोले हैं तब याद आया है कि राज्य डिसाइड करेगा तब ना होगा, जल राज्य सूची का विषय है। जल राज्य सूची का विषय है, विवाद तो अंतर्राज्यीय हो गया, समर्थित सूची का हो गया, लेकिन जल तो राज्य सूची का हुआ ना। मान लीजिए हम कहें नहर बांध किस सूची में, राज्य सूची में। अब जैसे चलिए जो बता रहा था, ये तो सामाजिक कारक हुआ, आर्थिक कारक,
आर्थिक कारक, बस केवल पॉइंट लिख दीजिए, व्याख्या कितना लिखेंगे, व्याख्या तो सब कर रखा हूं। देखिए जैसे आर्थिक कारक का मतलब यह है कि हम लोगों के यहाँ जो कृषि व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए हम लोग खेती करते हैं तो परंपरागत खेती करते हैं, पिछड़ी हुई खेती करते हैं, वही जो है गेहूं चावल इसी का उत्पादन जैसे यूपी बिहार में होता है। अरे कुछ दूसरा चीज उत्पादन कर लीजिए ना जिसमें पैसा हो, मशरूम की खेती कर लीजिए, केला का उत्पादन कर लीजिए, अमरूद का मतलब पेड़ लगा दीजिए, कुछ करिए इस तरह से। कुछ जरूरी थोड़ी कि चावल और दाल ही उत्पादन करेंगे। तो पिछड़ी हुई जो खेती है उसके कारण भी समस्या आ रहा है। नंबर एक, कृषि व्यवस्था का परंपरागत होना, कृषि व्यवस्था का परंपरागत होना, तथा पिछड़ी हुई खेती करना। नंबर दो, उद्योगों का असंतुलित विकास, उद्योगों का असंतुलित विकास, उद्योगों का असंतुलित विकास। भाई देखते हैं कि जहां मान लीजिए कुटीर उद्योग लगना है वहां हम लोग कुटीर उद्योग नहीं लगाए। फिर आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर उद्योग धंधे ज्यादा कंसंट्रेट हो गए, कहीं पर एकदम नहीं है। भाई कहाँ पूर्वांचल में कोई फैक्ट्री है? कुछ नहीं। बिहार में कहाँ है? कुछ नहीं। तो अब मान लीजिए ये भी तो गड़बड़ हो गया कि आप कंसंट्रेट कर दिए एक जगह, असंतुलित तो उसका विकास हो गया। जो कुटीर उद्योग था वो भी धीरे धीरे आप खत्म करना शुरू कर दिए। इसे क्या देखिए, हम लोग के यहाँ जो है परंपरागत जो व्यवसाय व्यवस्था है उससे भी व्यक्ति गरीब रहता है। भाई जैसे मान लीजिए परंपरागत व्यवसाय व्यवस्था का मतलब देखते तो हैं गांव में, मैं देखता हूं कि छोटा सा दुकान खोल लिए, अब बेचारे अपना कर रहे हैं, बिक्री हो नहीं पा रही है, क्या फायदा, छोड़िए हटाई, जाके शहर में नौकरी कर लीजिए, क्या करेंगे। जितना खेती में लगाई है, मान लीजिए जिसके पास 10-5 बीघा खेत है, तो मैं तो यही मानता हूं कि जितना लगाएंगे उतना भी नहीं निकलता है, जितना लगाएंगे उतना भी नहीं निकलना है, कोई फायदा उदा उसमें है नहीं जबरदस्ती का जान देने से। या तो कुछ ढंग का काम करिए। हाँ 20-25-30 बीघा 50 बीघा खेत हो तब तो कुछ समझ में आए कि लगाने पर निकलेगा। तो अब यहां पर समस्या जो आ गई कि जो परंपरागत व्यवसाय है उसी पर डिपेंडेंसी बनाए रखना, अगला पॉइंट, परंपरागत व्यवसाय व्यवस्था, परंपरागत व्यवसाय व्यवस्था को बनाए रखना। फिर मान लीजिए जिसमें बताया कि प्रबंधन और उत्पादकता में कमी, अगला पॉइंट, प्रबंधन तथा उत्पादकता में कमी। फिर मान लीजिए कुछ उत्पादन कर भी लिए, टमाटर वमाटर उगा भी लिए कि चलिए टमाटर 80 रुपया किलो बिक रहा है, चल के दिल्ली में बेच डालते हैं या लखनऊ बेच डालते हैं। ट्रक व्रक में लाद के टमाटर लेके पहुंचे, टमाटर चटनी बन चुका है। हाँ भाई इतना तो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे मान लीजिए संचार साधन इतना अच्छा हो कि तुरंत 2 घंटे में पहुंचा दिया जाए। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से फायदा हुआ है कि बलिया गाजीपुर ये सब जितना भी मऊ सब जिला जब जुड़ा है ना लखनऊ से, तो आजकल देखते हैं कि लखनऊ में जाइए तो सब्जी उब्जी आपको बढ़िया मिलेगा। कारण वही, क्योंकि यहाँ से सब्जी उठाकर ट्रक पर रखकर चला जाता है लखनऊ, काम खत्म हो गया। 3 घंटे में ट्रक वाला जाएगा, सब सब्जी उतार उतार के हिसाब किताब करके वहां से चला आएगा। तो यहाँ पर संचार, उसकी भी समस्या लिख दीजिए, अगला पॉइंट, संचार तथा परिवहन साधनों में कमी। फिर मान लीजिए श्रमिकों की कार्यकुशलता, श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी, श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी।
और फिर जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उस प्राकृतिक संसाधन का जो है हम लोग ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग न होना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग न होना, इसके बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ जो तस्करी होता है उसके कारण भी समस्या आती है। तस्करी तस्करी की समस्या, तस्करी की समस्या। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक पहलू हम लोग के यहाँ चल रहा है उसमें जैसे प्राकृतिक संकट आ जाता है, मान लीजिए महामारी आ गया था, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, जैसे अभी आप बता रहे थे, भूस्खलन हो गया, अब जो भी दो पैसा रखा था सब खत्म। यही बताइए बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है? ये भी तो बाढ़ एक कारण है कि पता चले कि जो है बाढ़ में सब बर्बाद हो गया, फिर 2 साल तक पीछे हो गए लोग। लिख दीजिए प्राकृतिक एवं अन्य मानवीय संकट का बार बार आना, प्राकृतिक एवं अन्य मानवीय संकट का बार बार आना, जैसे महामारी, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दुर्घटना आदि। सामाजिक कारक में एक और लिख दीजिएगा जो बहुत आलस की प्रवृत्ति, ये भी तो एक फैक्टर हो गया। आलस्य की प्रवृत्ति, नशाखोरी, हाँ, और क्या उसमें लिख डालिए, कुछ तो याद आएगा एग्जाम में। नशाखोरी तो इसलिए लिखवाया कि सबसे बड़ी खेप दिल्ली में पकड़ा गया, तो याद आया। तो बताइए अब नशाखोरी में कोई व्यक्ति पड़ेगा तो फिर तो कहीं ना कहीं समस्या आएगा ना। तीसरा चलिए राजनीतिक आबलिक प्रशासनिक कारक, राजनीतिक आबलिक प्रशासनिक कारक। क्लास है, ठीक है, कल भी है? नहीं हम लोग का तो क्लास होगा ही कल, आप लोग का है ना? ठीक है। अब जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक कारक चलिए, ऐसे पढ़ते रहते हुए खत्म हो जाएगा और अगले सप्ताह में कुछ जो सोशल इशू के जो अन्य मुद्दे हैं उसको पढ़ा दूंगा, कोर्स तो खत्म ही हो जाएगा। कोर्स तो कुल मिला के 20-22 क्लास चलता है, कुछ इधर उधर पढ़ाता हूँ तो ज्यादा 25-26 हो जाता है, कुछ और इधर उधर पढ़ा दूंगा ज्यादा ज्यादा, सब पढ़ा दूंगा एकदम, वो टेंशन मत लीजिए। मैं सोचा कि एक बार कोर्स हो जाए, जो कामा बिंदी लिखा है कब से कभी एक बार वो हो जाए, पता चले कि जो है कोर्स तो पढ़ाए नहीं बाकी सब पढ़ा डाले, कोर्स छूट गया तो कोर्स पहले कर दीजिए, उसके बाद बाकी तो करते रहिए, अभी तो टाइम है ही है। अब राजनीतिक प्रशासनिक कारक भी देखिए कि भाई सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या ब्रिटिश काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके कारण भी गरीबी है, क्योंकि हम लोग क्या प्रशासनिक व्यवस्था कल्याणकारी राज्य के अनुरूप नहीं है, शोषणकारी राज्य के अनुरूप है। कहीं ना कहीं जो है भाई हम शासन प्रशासन जनता की सेवा करने के लिए होना चाहिए, तो यहाँ तो शासन प्रशासन जनता का ही शोषण कर रहा है, सेवा तो छोड़ी है बल्कि जनता ही शासन प्रशासन की सेवा कर रही है। गांव देहात में चले जाइए तो देखिए जनता ही बेचारी सेवा में लगी हुई है। ये पहले दिन से ही भ्रष्टाचार शुरू कर दे।
नंबर एक, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था शोषणकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, शोषणकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। दूसरा बात देखिए भाई, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि सरकारी योजना तो बनता है लेकिन उसका उचित क्रियान्वयन नहीं होता है। तो योजना बनाने से क्या फायदा है जब क्रियान्वयन ही नहीं करेंगे। रोज टाइम टेबल बना रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, रोजाना केवल बस समा बांध रहे हैं कि अब देखो कैसे पढ़ाई करता हूं, अब मजे से फिर सोए हुए हैं। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति बोला कल तो इतना बता रहे थे सब। तो वो काम नहीं होना चाहिए। देखिए कि जो है सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होना, सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होना, उचित क्रियान्वयन न होना, उचित क्रियान्वयन न होना, इसी को देखिए हम लोगों के यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, ये भी तो एक समस्या बन गया। यदि जनसंख्या कम होती तो इतना दिक्कत थोड़ी ना होता। लिख दीजिए जनसंख्या नियंत्रण कानून न होना, फिर लिख दीजिए वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना, फिर लिख दीजिए पड़ोसी देशों, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की परिस्थिति, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की परिस्थिति, जैसे 1962 चीन युद्ध, फिर देखिए जैसे मान लीजिए उचित राजनीतिक संस्कृति का अभाव। एक राजनीतिक संस्कृति का मतलब कि नेता कोई बात कहता है तो उसको पूरा करता है, हम लोग क्या वो भी एक फैक्टर काम करता है। उचित राजनीतिक संस्कृति का अभाव, इसे क्या देखिए राजनीतिक स्तर पर नैतिक पतन को बढ़ावा मिलना, राजनीतिक स्तर पर नैतिक पतन को बढ़ावा मिलना, राजनीतिक स्तर पर नैतिक पतन को बढ़ावा मिलना, फिर आप देखिए चुनाव में धन का दुरुपयोग, चुनाव में धन का दुरुपयोग, 7-8 हो जाएगा तो बोलिएगा, तो बस करिए। फिर मान लीजिए देखते तो हैं कि हम लोग क्या राजनीतिक गुटबंदी चलता है, दलबंदी चलता है, ये भी तो समस्या उत्पन्न कर रहा है कि काम करने पर बल नहीं है। इसी पर बल है कि 1872 में कांग्रेस ने ये कहा, अरे 10 साल से आप लोगों को दिया हूं काम करिए ना अपना। 1872 में कांग्रेस ने क्या कहा वही हो गया, 10 साल सुनते सुनते मन नहीं करता है? नहीं अच्छा नहीं लगता है। अब हम बोले मान लीजिए अरे भाई हमको पढ़ाना है, हम अपना काम करें, तो पता चले कि जो किसने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जिसने जो किया सो किया, अपना जानेगा। भगवान के दरबार में जाएगा ना, भगवान जी बुला बुला बैठाओ तो इसको इधर, इसका हिसाब किताब करूंगा। या इसकी पढ़ाई पढ़ा रहे थे कोचिंग, कभी कोर्स व्यक्ति ने पूरा नहीं किया, अब बैठाओ इसको, इसका हिसाब किताब आज करूंगा खाली समय में।
तो सब रिकॉर्ड और लिखा पड़ी ऊपर सेट है। नहीं नहीं, ठीक है। अब कोई कारक आएगा जब पूछेगा तो इस तरह से लिखिएगा। अब इसमें जो है जैसा प्रभाव, चलिए समाज पे प्रभाव। समाज पर प्रभाव, अब देखिए आपको जितना व्यवहारिक बात है वो लिखना है। ये बताइए, गरीबी जब होगा तो समाज पे नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। चोरी होगा, डकैती होगा, हत्या होगा, ये सब तो बढ़ेगा। किसी को नौकरी नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा 50,000 रुपए दे रहे हैं, फला को गोली मार दो, रिवाल्वर हम दे ही रहे हैं तुम्हें। तब इसमें हम समाज का भी तो दोष है। नंबर एक, गरीबी के कारण समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। गरीबी के कारण समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। चोरी डकैती हत्या, चोरी डकैती हत्या, जेब काटना, मोबाइल चोरी। देख रहे हैं मुखर्जी नगर में, पलक झपकते हैं मोबाइल गायब होता है। चोरी डकैती हत्या आदि को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा बात समझिए, अब मान लीजिए बच्चा है, बाल अपराध में भी तो वृद्धि हो गया भाई। गरीबी के कारण जो संरक्षक, जो गार्जियन है, बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाया, बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा पाया, तो बच्चा भी जो है अपराध में शामिल हो जाता है, उसका भी लाइन लेंथ बदल गया। नंबर दो, बाल अपराध में वृद्धि, बाल अपराध में वृद्धि क्योंकि संरक्षक बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। संरक्षक बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता, जिससे बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं। देखिए पारिवारिक समस्या भी तो आता है। मान लीजिए हमें कहते हैं कि व्यक्ति उतना पैसा नहीं कमा रहा है, घर में जाते ही संघर्ष शुरू, ये भी तो एक समस्या आ गया। पारिवारिक विघटन की भी तो समस्या हो गया, पता नहीं पत्नी छोड़ के चली गई, पैसा वैसा कुछ कमाना है नहीं आपको। मान लीजिए, हाँ गांव देहात में देखते तो होता है। ये भी तो एक समस्या आ गया, पारिवारिक विघटन की समस्या आ गई, पारिवारिक समस्या भी आ गई। नंबर तीन, पारिवारिक विघटन को बढ़ावा, पारिवारिक विघटन को बढ़ावा, पारिवारिक विघटन को बढ़ावा तथा परिवार में तनाव, तनाव की स्थिति बने रहना। कल नया चीज देख रहा हूं कि जो फेसबुक है, ये सब है, तमाम जो चीजें हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो नैतिक पतन ज्यादा हो गया। मैं देख रहा हूं ऐसे कि कोई मान लीजिए, अब मैं बताऊं अपने गांव का ही एक समस्या, कि वो 2-3 साल पहले जो है वो विदेश चला गया। ठीक, अब हमको कल पता चला कि उसकी वाइफ दूसरे के साथ शादी कर ली, दूसरे गांव के लड़के के साथ तो शादी कर ली। फिर उसका फोन आया कि भैया इसमें क्या हो सकता है। हमने इसमें अब क्या करें बताओ। अब तुम आओ तो उसको बुला के पहले तो समझाया जाए। अब नहीं समझेगी तो जो जिसके साथ तो खुश है रहने दो, क्या करोगे तुम, फिर दूसरा शादी कर लेना, अब क्या करें बताओ। वो जो वो 2.5 साल पहले चला गया नौकरी को करने के लिए, अब करने के लिए चला गया, उसकी स्थिति थोड़ी खराब थी। अब वो महिला जो है दूसरे के साथ शादी कर ली।
हम बोले टेंशन मत लो, जब आओगे तब समस्या का समाधान निकाला जाएगा। इतना सब अब गुस्सा उस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जीवन में चलता रहता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ लेकर थोड़े ना आए थे। मैं तो यही बोलता हूँ। अब समस्या है कि क्या करें, अब ये सब गरीबी के कारण ही तो समस्या उत्पन्न हुआ, वो विदेश चला गया। अब इस तरह से अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, तो मान लीजिए सब वो करिए कि कानून व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट, कानून व्यवस्था पर प्रभाव, कानून व्यवस्था पर प्रभाव, कानून व्यवस्था पर प्रभाव। ऐसे 8-10 पॉइंट लिख दीजिए, व्याख्या लिखेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर वो नैतिकता में कमी, नैतिकता में कमी की एक चीज और भी है कि एक होता है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी का मतलब कि एक हम लोगों के यहाँ जो है इस संस्कृति का भी विकास हो जाता है, एक विशेष संस्कृति बन जाता है। व्यक्ति अपने आप को जो है निर्धनता की संस्कृति में जो है सोचने लगता है। ये जो संस्कृति है उसमें भाग्यवादी हो जाता है। आप ही लोग मान लीजिए परीक्षा देते, अपना दोष नहीं देंगे, ढंग से पढ़ाई नहीं किया, बस यही बोलेंगे जानते हैं भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं आईएएस बनूं, भगवान की इच्छा नहीं थी कि हम अधिकारी बने, भगवान की इच्छा नहीं थी कि आप अपने नहीं बताएंगे ना कि ढंग से पढ़ाई नहीं किए, भगवान के ऊपर थोप दिए, पलायनवादी बन गए कि नहीं प्रभु की इच्छा नहीं थी, चाहे होते ना कुछ कर दिए होते। अरे चाहे क्या होते ये बताइए, कितना क्या हमारे यूपी में 150 क्वेश्चन है, कर दिए 120 सही, काम खत्म। क्या रिजल्ट देखने जा रहे हैं, कौन सा रिजल्ट देखने जा रहे हैं? अब आप कह रहे हैं 120 सही करने के बाद जानते हैं रिजल्ट देखूंगा, क्या रिजल्ट देखेंगे, क्या पढ़िए मेंस। हम लोग जमाने में यही तो होता था, इतना लगा दिए ना, 2-4-5 क्वेश्चन कम ही बताते थे दूसरे से। एक ये भी एक चीज रहता था। मैं अपना भी बता दूं चाहे दूसरे का। अब एक मैं बताया कि मैं आईएएस में हम लोग के जमाने में 120 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में आता था और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, 2.5 नंबर। और 150 क्वेश्चन आता था जीएस का, 1 नंबर का होता था। तो 250 नंबर का ये होता था और 150 नंबर का ये होता था पीटी में, हम लोग जमाने में। तो ये 120 क्वेश्चन में यदि 100 से कम आप कर रहे हैं तो समझिए कि कुछ नहीं आपका हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, फेल हो जाएंगे। क्योंकि इसमें इसमें जो है यदि 100 क्वेश्चन आप करेंगे तभी मामला कुछ आगे बढ़ पाएगा। इसमें मान लीजिए 75, 80, 90 जितना हो जाए। तो हम लोग क्या करते थे, ये ऑप्शनल इतना भयंकर रटाई करते थे तैयारी कि जाते ही लगा देते थे 110, काम खत्म। अभी 110 लगाने का मतलब आप बताते कितना थे दूसरे से, 100 से ऊपर है बस, क्योंकि विश्वास नहीं करेगा ना। कोई पूछता था कितना, हम लोग 100 से ऊपर, जिससे वो भी खुश रहे। क्यों दुखी कर रहे हैं? हमारे पार्टनर रहते तो बोलते थे तुम्हारा 110 12 है, 12 तुम 100 बता रहे हो, हम लोग दूसरा दुखी हो जाएगा, क्या फायदा है। दूसरा पता 2 दिन उसको नींद नहीं लगा, उसके चक्कर में कैसे 112 लगा देता है। 100 करने पर थोड़ा सा ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। हुआ होता है ऐसा, अब उसका भी 100 रहता था, हम भी बताते थे 100 है। अब पता लगा उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया, तो बोलता था यार मैं भी तो 100 ही लगाया था। फिर हमारे पार्टनर बोलता था 100 नहीं लगाया था, 110 लगाता हमेशा। किताब के नाम से लेके सन तक सब रटा हुआ उसको। तो मान लीजिए कारण, क्योंकि उसमें रिस्क हम लोग नहीं उठा सकते पीटी में। अब 110 लगाने के बाद तो काम खत्म हो गया ना, सीधा 225 नंबर यही हो जाता था। अब उसके बाद क्या, इसमें 75, 80, 90 जो भी हो जाए खत्म। क्योंकि बताइए कोई जीएस में 75 करेगा, कोई 100 थोड़े ना कर देगा। 25 नंबर का जो गैप है वो पूरा यहां से नहीं हो सकता है जीएस में। तो फिर हम लोग जमाने में ये ऑप्शनल इतना भयंकर मजबूत होता था, कुछ भी पूछे लगा दूंगा। तो हमें कहते हैं हर समय एक स्ट्रेटजी बना के रखा जाता है ना।
नहीं, हमको पास होना है तो ऐसा करना पड़ेगा। यूपी में अभी तो, अब तो टल ही गया यूपी, अब तो नहीं ना होगा। टल गया, अरे नहीं होगा भाई, कुछ तो विश्वास करिए, इसी फील्ड का व्यक्ति हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा, अपने मन का है। ये मत बताया करिए, ये देख रहे हैं। नहीं होगा, मतलब संभावना यूडीए का तो होगा, यूडीए तो 100% हो रहा है, उसमें कोई बट नहीं है, उसका सब तैयारी चालू है। इसी प्रकार से वो जो बता रहा था उसको लिख दीजिए। हाँ, नैतिकता पर, और वो भी लिख दीजिए, वर्ग संघर्ष आवलिक आंदोलनों को बढ़ावा, वर्ग संघर्ष आवलिक आंदोलनों को बढ़ावा। एक जो समझा रहा था, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता की संस्कृति का विकास होना, निर्धनता की संस्कृति का विकास होना, निर्धनता की संस्कृति का विकास होना। अब फिर देखिए, एक चीज ये भी होता है कि गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे आप ही लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, चाहे नहीं होता है पीटी, चाहे वो सब, अब कोई व्यक्ति उसी में बोल दिया कि लाइए आपका हाथ दिखाइए बता दूं, तो न चाहते हुए भी देखिए आप हाथ दिखाना शुरू कर देते हैं, देखिए ना, और उसी में वो मान लीजिए उसको कुछ नहीं आता तभी बता रहा है, जानते हैं कष्ट तो काफी है। चंद्रमा वाला चल रहा है आपका, 7 वर्ष का चल रहा, 5 वर्ष नहीं हुआ ना, 5 वर्ष तो नहीं हुआ, 2 वर्ष और दिक्कत करेगा। तो मान लीजिए आप हाथ क्यों दिखाए, इसलिए तो दिखाए क्योंकि नहीं हो रहा है तो खैर कुछ भी, डूबते को तिनके का ही सहारा, हम भी कहे हो क्यों नहीं रहा है, 5 वर्ष 7.5 ही चल रहा है, हाँ एकदम, ये अपना नहीं बोलेंगे कि हम खुद ही 7.5 ही चलाते हैं तो मान लीजिए हम अपने जीवन में खुद को खुद ही 7.5 ही ला दिए थे, तो ये बताइए, हम ना तो किसी को हाथ दिखाते हैं। हमारे घर पे लोग जैसे नाराज भी रहते हैं कि जाते हैं, अब पिताजी का पूजा वूजा कराया, और जो पंडित जी पूजा कराया बहुत विद्वान व्यक्ति, तो ऐसे बोले कि हम बता देते हैं कुछ, हम कुछ मत बताइए, छोड़िए, जब तक हमको जीना होगा तब तक मैं जी लूंगा, और जब तक जब जाना होगा चला जाऊंगा, टेंशन की बात नहीं, मैं सब अपनी व्यवस्था बना के चला जाऊंगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। हम पढ़ाते हैं कोचिंग, तो देखिए हम कोचिंग में भी 50 लाख का बीमा करवा रखे हैं, 50 लाख रुपए का बीमा है। आप यदि 20,000 फीस जमा करते हैं ना, 20,000, बस पर्ची रखे रहिएगा, सब पैसा मिल जाएगा, 50 लाख का बीमा है, किसी का 1 रुपया नहीं डूब सकता, पता मैं ऊपर चला गया तो कैसे, तो मान लीजिए हमें कहते हैं, सब पहले से व्यवस्था बना दिया हूं ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, व्यवस्था बना दिया, किसी का 1 रुपया डूब नहीं सकता है, यही तो होना चाहिए, और क्या करूंगा, हाथ देखने से पंडित जी बताएंगे कब सिलेक्शन होगा, इतना ही हाथ देखने जानते तो अपने नहीं करा लिए होते नहीं, जो स्वाभाविक सी बात है, उसको अन्यथा मत दीजिएगा। इसी को देखिए, वो वो लिखे ना, कितना पॉइंट हुआ, बस करिए हटाइए, आंदोलन और वो सब संघर्ष लिखे दिए, ठीक है, ठीक है। और जो दुर्व्यसन है, वो भी तो गरीबी के कारण बढ़ता है, दुर्व्यसन को बढ़ावा, दुर्व्यसन को बढ़ावा, दुर्व्यसन, दुर्व्यसन मतलब कि हाँ गलत आदतों को बढ़ावा, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। एक जो भी बता रहा था, भाग्यवादी, भाग्यवादी आबलिक धार्मिक पहलुओं को स्वीकार करना, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, भाग्यवादी आबलिक धार्मिक पहलुओं को स्वीकार करना, अर्थात पलायनवादी हो जाना, अर्थात पलायनवाद को बढ़ावा, पलायनवाद को बढ़ावा,
धार्मिक आबलिक क्या बताया हूं, भाग्यवादी पहलुओं को बढ़ावा, जिससे व्यक्ति पलायनवादी हो जाता है, मतलब यथार्थ में नहीं जीता कि भगवान की यही इच्छा थी। अब देखिए, अब यहां पर ये जो रणनीति होती है, गरीबी निवारण की जो रणनीति है, गरीबी निवारण की रणनीति, ये जो रणनीति है, तो कभी कभी पूछता है गरीबी निवारण की जो रणनीति भारत में चलती है वो क्या रणनीति है, तो रणनीति को अलग हम लोग पढ़ेंगे और जो योजना है वो अलग पढ़ेंगे। अब जैसे रणनीति ऐसे हेडिंग बनाई, तो पहली जो रणनीति है उसको हम लोग कहते हैं श्रम रोजगार रणनीति। श्रम रोजगार रणनीति, श्रम रोजगार रणनीति। देखिए, श्रम रोजगार रणनीति का मतलब कि सरकार गरीबी को दूर करने के लिए क्या करती है कि सरकार श्रम पर आधारित रोजगार कार्यक्रम को बढ़ावा देती है। श्रम पर आधारित रोजगार कार्यक्रम को बढ़ावा का मतलब कि लोग श्रम करें, जिसे मनरेगा, तो मनरेगा जो है श्रम आधारित जो है श्रम रोजगार रणनीति है कि श्रम करके चलिए कुछ पैसा आपको मिल जाएगा, केवल आपको श्रम करना है। मनरेगा में कौन सा दिमाग लगाना है? है? वो इसी का पार्ट है ना मनरेगा का। 2 लाइन लिख दीजिए। इसके तहत सरकार श्रम पर आधारित, इसके तहत सरकार श्रम पर आधारित, इसके तहत सरकार श्रम पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है। श्रम पर आधारित रोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है, जैसे मनरेगा, जैसे मनरेगा। इसी प्रकार से जैसे है स्वरोजगार रणनीति, स्वरोजगार रणनीति, स्वरोजगार रणनीति। भाई, स्वरोजगार रणनीति का मतलब यह है कि सरकार क्या करती है कि जो कुशल अर्धकुशल जो व्यक्ति है उन लोगों को बैंक या सरकार के माध्यम से जो है सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे लोग अपना व्यापार कर सकें। उससे जो है उनको भी रोजगार मिल जाएगा और अन्य लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ेंगे दीनदयाल उपाध्याय योजना, जैसे स्टैंडअप आप लोग पढ़ते हैं, स्टार्टअप पढ़ते हैं, ये सब जो है वह स्वरोजगार रणनीति का हिस्सा माना जाता है। लिख दीजिए। कुशल एवं अर्धकुशल व्यक्तियों को, कुशल एवं अर्धकुशल व्यक्तियों को कुशल एवं अर्धकुशल व्यक्तियों को बैंक आबलिक सरकार के माध्यम से, बैंक आबलिक सरकार के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, बैंक आबलिक सरकार के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, जिससे लोग अपना व्यापार स्थापित करके, जिससे लोग अपना व्यापार स्थापित करके स्वयं के साथ अन्य लोगों को रोजगार दे सकें, स्वयं के साथ अन्य लोगों को रोजगार दे सकें, जैसे स्टार्टअप, दीनदयाल उपाध्याय योजना, सामाजिक सहायता रणनीति, सामाजिक सहायता रणनीति। अब मैं तो पढ़ा रहा हूं, आप लोग इकोनॉमिक्स में गरीबी पढ़ते हैं,
सामान्यतः जो है यही बोल दिया जाता है कि इकोनॉमिक्स में तो पढ़ेंगे, काम खत्म हो गया। मेरा यह है कि भाई इकोनॉमिक्स से पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा, जो लिखा है मैं पढ़ाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस में मैं ज्योग्राफी भी तो पढ़ाता हूँ, नदी जल विवाद, सीमा विवाद है, देश भर का जो है सिंधु नदी समझौता, मान लीजिए सबको करिए ब्रह्मपुत्र नदी समझौता, पूरा ही लिखवाता हूँ कि क्या उसमें है, क्या समस्या है, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसके लिए समझौता किया गया। अब देखे होंगे पेपर में हमेशा जीएस में भी पूछता रहता है, कभी सिंधु नदी पूछा होगा, कभी ब्रह्मपुत्र नदी पूछा होगा, कभी तीस्ता नदी पूछा होगा। तो अब मैं ये बोलूं कि ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिएगा, मैं अपना काम पूरा करूंगा। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग अब छोड़ दिए, मान लीजिए गरीबी जैसे है, 2 क्लास चलता है, अब उससे एक आइडिया लग जाएगा ना आपको कि किस तरह से लिखना है। कि बताइए सामाजिक सहायता रणनीति का मतलब कि सरकार जो है, जो गरीब लोग हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देती है। जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि किसान है, अब उनको किसान सम्मान निधि दिया जाता है, कितना, 2,000 रुपए, हाँ 6,000 रुपये सलेना, 4 महीने पर 2,000 की किस्त दिया जाता है। तो हमें कहते हैं मान लीजिए उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है, किसान को एक लगना चाहिए कि चलो हमारी सरकार सहायता करी, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो ये सब एक प्रकार से सामाजिक सहायता रणनीति है, हम जो है लोगों की सहायता चलिए कर देंगे। जैसे विश्वकर्मा योजना है, लिख दीजिए, इसमें सरकार गरीब लोगों के लिए, इसमें सरकार गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देती है। गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देती है, जैसे किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। इसी को देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि कृषि सुधार रणनीति, कि भाई कृषि पर जो निर्भरता है ज्यादा है, तो कृषि सुधार रणनीति, और कृषि सुधार रणनीति का मतलब हुआ कि जैसे विज्ञान तकनीक का प्रयोग जो है कृषि में करना, मान लीजिए जैसे व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा देना, या कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना। तो हम लोग कृषि में सुधार करके उसको व्यवस्थित कर देंगे, तो कम से कम वहां से भी लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। 2 लाइन लिख दीजिए, विज्ञान तकनीक तथा आधुनिक विधियों द्वारा, विज्ञान तकनीक तथा आधुनिक विधियों द्वारा, आधुनिक विधियों द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार करना, कृषि क्षेत्र में सुधार करना, जैसे व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना, जैसे व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देना। अब देखिए, ये तो जैसे ये जो 4 जो पहलू हैं, ये तो मान लीजिए एक प्रकार से जो है मुख्य सुधार हो गया, एक मुख्य रणनीति हो गई कि हम लोग को ये आधारिक रणनीति है, तो ये हमारे लिए जो है एक मुख्य रणनीति हो गई। अब मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो ये मुख्य रणनीति हो गया। अब कुछ मान लीजिए अन्य रणनीति भी है, अन्य रणनीति भी है, तो अन्य रणनीति है तो उसमें कुछ लिख दीजिए। ये तो मुख्य रणनीति हो गया, अब फिर अन्य रणनीति में कुछ लिख दीजिए। अब देखिए अन्य रणनीति का मतलब कि जितने भी छोटे छोटे जो सहायक पहलू होते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए बैंकिंग व्यवस्था है, तो कितने लोग बेचारे बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े हैं, जिसके कारण गरीब हो जाते हैं। नंबर 1, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार तथा लोगों को जोड़ना, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार तथा लोगों को जोड़ना।
इसी का देखिए, हम कहते हैं कि जैसे जो बीमा है, हम कहते हैं स्वास्थ्य बीमा है चाहे कृषि बीमा है, तो बीमा योजनाओं को बढ़ावा देना, क्योंकि कितने लोग बेचारे अब कृषि में पैसा लगाए, फसल डूब गया, या मान लीजिए तबीयत खराब हो गया, 10 लाख लग गया। तो अब उनको ये समझाना कि भाई तबीयत तो किसी का खराब हो सकता है, तो हमें कहते हैं 1000, 2000, 5000 रुपये में यदि बीमा हो जा रहा है साल भर में तो करा लीजिए, क्योंकि 10-20 लाख इकट्ठे आप दे नहीं पाएंगे, या तो फिर जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि 5000 रुपये में ही काम चला लीजिए, फसल का बीमा करा लीजिए, डूबे चाहे कुछ भी हो, कुछ तो मिलेगा। नंबर 2, नहीं इसको ऐसे लिखिए, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा बीमा को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा बीमा को बढ़ावा देना, जैसे कृषि बीमा, फसल बीमा बोलते हैं ना, फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि। जैसे मान लीजिए आपदा प्रबंधन है, तो आपदा प्रबंधन को व्यवस्थित स्वरूप देना, आपदा प्रबंधन को व्यवस्थित स्वरूप देना। अब जो जो हम लोग पढ़े थे उससे भी जोड़ सकते हैं। जैसे बताइए, स्वयं सहायता समूह पढ़े थे, तो स्वयं सहायता समूहों से भी तो हम लोगों को जोड़ सकते हैं, उससे भी तो गरीबी दूर होगा। तो जो हम लोग के यहाँ जो सूक्ष्म वित्त है, तो उससे भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करना। अगला पॉइंट, सूक्ष्म वित्त प्रणाली से लोगों को जोड़ना, सूक्ष्म वित्त प्रणाली से लोगों को जोड़ना, जैसे स्वयं सहायता समूहों का विकास करना, जैसे स्वयं सहायता समूहों का विकास करना, स्वयं सहायता समूहों का विकास करना, स्वयं सहायता समूहों का विकास करना। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई एक तरफ तो ठीक है सबकी सहायता की जाएगी, दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण रणनीति को बढ़ावा दिया जाए, कि एक तरफ जनसंख्या कम हो, दूसरी तरफ सरकार सहायता करे। लिख दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण रणनीति पर कार्य करना। इसी को देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो है अब सहकारी समितियों को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो हमें कहते हैं सहकारी समितियों के पास इतना जमीन पड़ा हुआ है, इतना सब पड़ा हुआ है, कोई यूज तो हो नहीं रहा है, तो उसको जो है पुनर्स्थापना करना। भाई जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप है, अब पेट्रोल पंप है, आप जबरदस्ती का जो है पेट्रोल पंप निजी सेक्टर को जो दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जितने भी सहकारी समितियां सब रोड पर हैं, उनके पास जमीन है, वहां पे पेट्रोल पंप खोल दीजिए, न तो किराया देना है न तो कुछ देना है, वहां 4 लोग ऑलरेडी काम करने वाले हैं, एक व्यक्ति केवल ट्रेन जाएगा सबको सिखा देगा, तेल ही तो भरना है, कितना कौन सा दिमाग लगा रहे हैं। तो वहां पर 2 चीज हो गया, एक तो मान लीजिए वहां पर छोटा छोटा जैसे मान लीजिए चार्जिंग स्टेशन बनवा दीजिए, फिर मान लीजिए गैस स्टेशन बनवा दीजिए, कुछ पेट्रोल पंप खोल दीजिए, ऐसे कर दीजिए। सरकार के पास संपत्ति भी हो गई, लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल गई। लिख दीजिए, सहकारी समितियों का उचित उपयोग करना, सहकारी समितियों का उचित उपयोग करना। फिर भूमि सुधार कानून को बढ़ावा देना, भूमि सुधार कानून को बढ़ावा देना। देखिए, गरीबी में जैसे कुछ अनौपचारिक पहलू भी लिखना चाहिए, जैसे मान लीजिए सरकारी प्रक्रिया है, तो सरकारी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए,
सरकारी प्रक्रिया को सरल किया जाए, मतलब ऐसी रणनीति बनाई जिससे सुशासन को बढ़ावा मिले। एक पॉइंट लिख दीजिए, सरकारी प्रक्रिया को सरल करने की रणनीति, सरकारी प्रक्रिया को सरल करने की रणनीति, सरकारी प्रक्रिया को सरल करने की रणनीति। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। अब देखिए, इसमें जैसे मैं बताया जो जो योजनाएं चल रही हैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे मनरेगा है, जो जो चल रहा है वो कम से कम हम लोग पढ़ लेंगे। अब इसे मनरेगा है मान लीजिए,